इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ या समस्याएं नहीं हों। कुछ लोग इन चुनौतियों से, इन समस्याओं से घबरा जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। वहीं इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन कठिनाइयों से या परेशानियों से कभी घबराते नहीं, बल्कि जितनी भी चुनौतियाँ उनकी ज़िंदगी में आती हैं, इससे उनका जो साहस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे ही एक शख्स हैं श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी। आज हम उन्हीं की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। उनकी ज़िंदगी में कुछ कमियां रहीं, लोगों की आलोचना को भी उन्हें झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। इसीलिए आज वो सफलता के मकाम पर हैं और हम तमाम लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी एक मिसाल है। रह गई है कुछ कमी तो शिकायत क्या है, इस जहां में सब अधूरा है, मुकम्मल क्या है। हम सभी की जिंदगी में कुछ कमियां हैं। कुछ लोग इन कमियों को अपनी किस्मत मान लेते हैं और परिस्थितियों से हार मान लेते हैं। हार मान लेना बहुत आसान है जिंदगी में, मगर जीतने के लिए जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। हमारे बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने विकट परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी, अपनी कमी को ही अपनी ताकत बना ली और जिंदगी ने जीत का तोहफा इन्हें दिया। जीवन की ऐसी ही कुछ कहानी है श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी की। परिवार मेरा संयुक्त परिवार जिसको कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली, गांव का था। सुल्तानपुर जिले में एक गांव है मलिकपुर, उसमें मेरे पिताजी 5 भाई थे, बड़ा परिवार था। तो परिवार के पालन पोषण के लिए उन्होंने कलकत्ते के सबर्ब हावड़ा में चाय की दुकान खोली। उनके मामा की दुकान थी, उस पर काम करने लगे। उसके बाद उनके मामा अपने गांव गए तो वो दुकान उनको दे दी। तो उस दुकान से वो कमाते थे पैसे और यहाँ पे फिर गांव में भी पैसे भेजते थे। तो सबका जो खेती बाड़ी थी उसके अलावा आता था, तो उससे पालन पोषण होता था। श्री त्रिपाठी को आंखों से बहुत कम दिखाई देता था। आंखों की बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने इन्हें पढ़ने से मना कर दिया। लोगों के मना करने के बावजूद और माता पिता के स्कूल में दाखिला नहीं कराने के बाद भी श्री त्रिपाठी के पढ़ने की लगन में कमी नहीं आई। तो हमने देखा सब तो मेरे जो उम्र के लोग हैं ये सब स्कूल जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैं वो सब देख के अपना उनसे बातचीत करके सीख के फिर वो मैं वर्णमाला क ख ग घ ये सब और ABC अंग्रेजी वाला भी वो साथ साथ सीखी मैंने, कोयले से ज़मीन पर लिखकर। कोई मेरा टीचर नहीं था, खुद मैं अपना अध्यापक था। आखिरकार स्कूल में श्री त्रिपाठी का एडमिशन करवा दिया गया। यहाँ से इनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। स्कूल में गए तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर एक पंडित जी थे। तो बोले पढ़ो। पढ़ा वढ़ा तो और किताब दी, ये भी पढ़ो। रामचरितमानस दिया, वो भी पढ़ दिया। तो बोले तो कुछ ज़्यादा ही है, तो दर्जा 1 में भी नहीं हो सकता, 2 में नहीं हो सकता। तो दूसरे अध्यापक हमारे एक थे बाबू जंगी सिंह, तो उनका अच्छा इसको दर्जा 4 में कर लिया है। तो मैं स्कूल में पहली बार एडमिट होता हूँ क्लास 4 में। शुरू से ही प्रतिभाशाली रहे श्री त्रिपाठी अपनी उम्र से आगे के विचार रखते थे। बंगाल में भी मैं कुछ बुद्धिजीवियों के संपर्क में आ चुका था और एक ऐसी घटना हुई कि मैं चाय की दुकान पर बैठ करके बगल में अपने पिता के, मैंने चाय तो बेची नहीं कभी, लेकिन वो बैठ के दुकान के उस पर कुछ किताब पढ़ता रहता था। तो मुझे मालूम है कि मैं 7th वगैरह में रहा होऊंगा। तो शेक्सपियर का हिंदी अनुवाद, मुझे जहाँ तक याद है किंग लियर का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा था मैं। तो वहाँ से बंगला के बहुत बड़े लेखक ताराशंकर बंदोपाध्याय वहाँ चाय वाय पी रहे हो। तो उन्होंने देखा ये लड़का कौन है, ये तो इसमें शेक्सपियर पढ़ रहा है इस उम्र में। तो वो कुछ उससे प्रभावित हुए होंगे, तो हमारे पिता से पूछा, बात की। फिर दोबारा आए तो हमको लेके गए, चलो तुमको दिखाते हैं, घुमाते हैं। उन कुछ किताबें दी, फिर वो संपर्क उनसे रहा, उनकी वजह से और कई लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई। अक्सर हमारा ध्यान किसी की खूबियों से ज्यादा उसकी कमियों की तरफ जाता है।
श्री त्रिपाठी की एक कमी उन्हें बार बार उनकी मजबूरियों की याद दिलाती थी। इनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब सामान्य स्कूल में इनके दाखिले के लिए मना कर दिया गया। तो गांव के बगल में तहसील हेडक्वार्टर पर इंटरमीडिएट कॉलेज था, जहां 9th और ये सब होता था, 12th तक का था। तो वहाँ मैं गया। वहाँ प्रिंसिपल थे श्री नारायण सिंह, सूट और टाई पहने, हैट लगाए, बताइए। पेश हुआ मैं उनके सामने। तो उन्होंने मुझको देखा, कहा आँख वाँख में तो समस्या है। हमने कहा हाँ। तो बोले अंधे बहरे वाले में जाओ, स्कूल में इसमें नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं हो। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। दूसरे दिन मैं गया, फिर ट्राई करता हूँ। तो वाइस प्रिंसिपल थे उस दिन, तो मेरा नंबर देखा उन्होंने, फिर मुझसे बात की, तो बोला बड़ा अच्छा, लो भरो, एडमिशन हो गया। बाद में जब हम प्रिंसिपल ने मुझको देखा प्रार्थना वाली लाइन में खड़े हुए, तो बहुत नाराज हो गया, एडमिशन ले लिया? हमने कहा हाँ। तो निकाल तो सकते नहीं थे। फिर हमको कोई उन्होंने कंसेशन नहीं दिया, मतलब फीस माफ़ी होती है वो नहीं की। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं या बातें होती हैं, कई ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं या जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया श्री त्रिपाठी की जिंदगी में हुआ। इलाहाबाद में विभिन्न साहित्यकारों और विद्वानों से मिलने के अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना यकायक हुई। मैं बीए पार्ट 1 में था, 6-7 महीने हुए थे। उस समय बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष चल रहा था। बांग्लादेश के संघर्ष का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ आया था। विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल के सामने का मैदान, बहुत बड़ी भीड़ वहाँ थी, विद्यार्थी थे, अध्यापक थे, शहर के तमाम लोग वहाँ इकट्ठा थे। उनका भाषण हो रहा था। वो बंगला में बोल रहे थे, उसका हिंदी में अनुवाद, उस समय वहाँ हिंदी में प्रोफेसर थी मीरा सिन्हा, उनको बंगाली थोड़ा आ रही थी, वो कर रही थी। वो अनुवाद कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था और रुक रही थी। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे अरुण कुमार सिंह, जो बाद में उत्तर प्रदेश में मंत्री हुए। उन्होंने कहा कि मैं अभी बुलाता हूँ, मुझको जानते थे, तो मुझको लेके आए। मैं श्रोताओं में था कि चलिए आप करिए अनुवाद। मैं अपना अनुवाद शुरू किया। वो अनुवाद लोगों को बहुत अच्छा लगा और उस वक्त टेलीविज़न तो था नहीं, ऑल इंडिया रेडियो से उसका लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। लोगों की उपेक्षा झेलने वाले श्री त्रिपाठी के जीवन का ये अहम मोड़ था। अब वो सबके चहेते हो गए थे, जिससे इनमें और आत्मविश्वास जगा। उस अनुवाद करने के बाद वो बांग्लादेश का डेलीगेशन तो गया, लेकिन एकाएक मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का, अध्यापकों का और एक तरह से इलाहाबाद शहर का भी हीरो सा हो गया। तमाम विभागों के वरिष्ठ अध्यापक, चाहे वो साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के, जो भी हो, वो सब हमको जानने लगे, सब बुलाते थे अपने यहाँ। तो इस तरह से सबसे मेरा संपर्क हुआ और उससे विश्वास इतना ज़्यादा बढ़ा कि यकायक मुझे लगा कि बहुत सी जैसी दूरियां मिट गई हों। कहते हैं कि हम जो वाकई हासिल करना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने का रास्ता हमें मिल ही जाता है। श्री त्रिपाठी के प्रगतिशील विचार और समाज और व्यवस्था के लिए कुछ करने की सोच इन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तक ले आई। दिल्ली का मैं सोच ही रहा था कि मेरे टीचर आलोक राय थे, इंग्लिश पढ़ाते थे, मुंशी प्रेमचंद के ग्रैंडसन, जो अभी भी लिखते रहते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, रिटायर हो गए। वो ऑक्सफोर्ड में रोड्स स्कॉलर थे इंडिया की तरफ से, और वो वहाँ क्लिंटन और वो दोनों क्लासमेट्स थे, बिल क्लिंटन जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट हुए। तो आलोक राय हमको बहुत मानते थे, पढ़ाते। तो उन्होंने हमको बताया कि देखो JNU नई यूनिवर्सिटी खुली है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ प्री एडमिशन टेस्ट होता है, टेस्ट पास कर जाओगे तभी एडमिशन होगा, फिर स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो मैंने वो टेस्ट दिया। JNU में आना श्री त्रिपाठी के जीवन में कई तब्दीलियां लेकर आया। यहाँ से उनके विचारों को उड़ान मिली। यहाँ भी श्री त्रिपाठी के साथ कुछ मजेदार बातें हुई। कई बार हम दूसरों की आलोचना से घबरा जाते हैं, मगर श्री त्रिपाठी ने लोगों की आलोचना को अपनी ताकत बनाकर
उससे अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश की। 13 जुलाई 73 जब टेस्ट देने आया तो ओल्ड कैंपस जेएनयू की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठा था। अंग्रेज़ी मेरा विषय था ग्रेजुएशन में, लेकिन अंग्रेज़ी में बढ़िया नंबर थे, फिर भी मैं अंग्रेज़ी उस तरह बोलता नहीं था। तो वो दो लड़कियां आई, पब्लिक स्कूल की पढ़ी हुई होंगी, उन्होंने कहा कि revolutionary struggle is going on against the vice chancellor. There is a demo out there. Come and join us. तो मैंने कहा मैडम आई एम हैविंग माई टी। तो एक लड़की ने दूसरी की तरफ देखा और कहा लुक्स लाइक अ रस्टिक बुअर, लेट्स गो। तो वो चली गई। बाद में मैं जहाँ ठहरा था वहाँ गया, डिक्शनरी निकाली। रस्टिक का मतलब मुझको मालूम था, रस्टिक बुअर का क्या मतलब होता है। बाद में पता लगा कि इसका मतलब होगा देहाती भुच्चड़। तो हमने कहा अच्छा, इन लड़कियों ने अंग्रेजी न बोलने की वजह से मुझको ये कहा। तो मेरे मन में कुछ आया, मैंने तय किया कि अब ठीक है, मैं तुम्हारे बाप दादों से भी बेहतर अंग्रेजी बोलूँगा, सीखता हूँ। उसी शाम से मैंने बीबीसी सुनना शुरू किया, दीवार से अंग्रेजी बोलना शुरू किया। कोई नहीं होता, दीवार से बोलते थे। किताबें पढ़ना लाउडली और वो पढ़ के उच्चारण ठीक हो, फिर बीबीसी सुनना, ये सब करते रहे। और 3 महीने में अंग्रेजी में भाषण देना शुरू कर दिया। श्री त्रिपाठी के जीवन पर जेएनयू का बहुत असर पड़ा और जेएनयू पर श्री त्रिपाठी ने अपनी भी एक अलग छाप छोड़ी। जो स्टूडेंट मूवमेंट था, प्रकाश करत, सीताराम, हम सब लोग मिलजुल कर एक रोल उसमें किए कि ये विश्वविद्यालय को शुरू से ट्रांसफॉर्म करना है। अब आप ये समझिए कि जेएनयू में स्टूडेंट्स यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टूडेंट्स ने खुद लिखा, खुद तैयार किया, जनरल बॉडी में पास किया। उसमें यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ का कोई वो नहीं, रोल नहीं है। जेएनयू अकेली जगह है, दुनिया में अकेली यूनिवर्सिटी है जहाँ स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन स्टूडेंट्स अपने आप करते हैं, कोई रिटर्निंग अफसर नहीं होता यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हमने स्टूडेंट्स का कॉन्शियसनेस ऐसा बिल्डअप किया, इन कन्फ्रंटेशन नहीं, मतलब अध्यापकों का साथ लेकर के और कर्मचारियों का भी साथ लेकर के पॉलिटिकली लोगों को कॉन्शियस करो, पढ़ाओ, राजनीति पर चर्चा करो। तो ये जो कॉन्शियसनेस था वो कमोबेश आज तक चल रहा है। स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ बैकग्राउंड में, इसका परिचय एक व्यक्ति जिसने करवाया था, उसका नाम है डीपी त्रिपाठी। वो डीपी त्रिपाठी एक शख्स हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट इमरजेंसी पीरियड में हुआ करते। मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे स्कूल ऑफ लाइफ साइंस के बारे में बताया, क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और उन्होंने सोचा कि अगर मुझे विज्ञान पढ़ना है तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लाइफ साइंस से अच्छा कोई उससे अच्छी कोई जगह नहीं है। डीपी त्रिपाठी की जो सबसे बड़ी कैपेसिटी है वो उनकी बुद्धि और उनके जो भाषण देने के जो तरकीब है या उनके तरीके जो हैं, देवी प्रसाद त्रिपाठी वो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उनका महत्व ये है कि वो एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और उनकी नज़र जो है कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी उसका कोई उनके प्रभाव नहीं पड़ता था। और जब वो भाषण देते थे यहाँ पर तो लोग यहाँ के प्रोफेसर्स आके उनको सुनते थे। ये बात है कि लोग, क्योंकि डीपी त्रिपाठी के नॉट ओनली हेयर द इंफॉर्मेशन दैट पीपल रियली एंजॉयड बट ऑल्सो द शार्पनेस विद व्हिच ही यूज्ड टू स्पीक। इनके आइडियाज़ इतने क्लियर हुआ करते थे कि लोग जब डीपीटी का भाषण होता था तो हाल भर जाता था, उसमें जगह नहीं रहती थी। इस तरह के व्यक्तित्व का वो डीपी त्रिपाठी हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई भी बात होती थी, उस समय वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, और वो जो सोशलिज्म की बात होती थी, जो कि समाज के पिछड़े हुए वर्ग जो चाहे आर्थिक रूप से हों या सामाजिक रूप से, उनके प्रति जो उनका भाव था और उनकी जो समझ थी, क्योंकि उस तबके से आते थे, उस तरह से उनका जो प्रभाव उस समय था, मैं अभी भी देखता हूँ। जब मैं जेएनयू नहीं आया था उसके पहले से मैं डीपी त्रिपाठी का नाम सुना था। 1975 में वो जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष थे, तो इससे उनका बड़ा नाम हुआ था और मैं एक पॉलिटिकल फैमिली में था, तो उनका नाम मेरे तक आया। और मेरे पिताजी लेफ्टिस्ट थे और डीपी त्रिपाठी भी लेफ्टिस्ट थे, इलाहाबाद से आए थे, तो इनका बड़ा नाम सुना था। मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन इस बीच मैं खुद ही जेल चला गया जेपी के आंदोलन में। लेकिन 2 साल बाद जब इमरजेंसी हटी, तो इमरजेंसी हटने के बाद मैं यहाँ पे आया,
तो 4 दिन का सम्मेलन था, उसमें मैं डीपी त्रिपाठी को ही ढूंढ रहा था। तो पहले दिन मुझे डीपी त्रिपाठी जी जब मिले तो उन्होंने मुझे शाम को जेएनयू में भेज दिया। मैं हालांकि एक धर्मशाला में रुका हुआ था, लेकिन त्रिपाठी जी ने कहा नहीं इस असरार को जेएनयू ले जाओ, दिखाओ जेएनयू। तो मैं सचमुच जब जेएनयू आया और गंगा झेलम लॉन्स में, तो मैं देखता रह गया कि ये भी हिंदुस्तान में है, इतनी ऐसी जगह भी हो सकती है हमारे देश में। मैं बहुत खुश हुआ और वहीं से मेरे अंदर एक सपना पैदा हो गया था कि मैं कभी जेएनयू में मैं भी कभी पढ़ूंगा। मेरे अंदर वहीं से पैदा हुई थी भावना। श्री त्रिपाठी का नाम उन तमाम लोगों में शामिल है जिनके विचारों का प्रभाव जेएनयू पर पड़ा। जेएनयू के वर्तमान कुलपति ने जेएनयू के विषय में अपने विचार व्यक्त किए। JNU is a premier central university in India. It's a #1 university. You see, in this university, we create an environment where students are made better learners. So we focus on critical thinking and the ability to synthesize the information that they get from different sources and ask the right questions and use all this to find solutions to real life challenges that we face in the society. So when we focus on these things and when the students actually are motivated to become lifelong learners, in this university we believe that they will become better instruments of societal change. So that is the distinguishing factor between JNU and the other universities. So here the educational system is more open and you encourage the students to challenge the accepted norms, whether it is science, social science or other areas of research here. And that is what makes this university a unique university. जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष होने से श्री त्रिपाठी को छात्रों के लिए कुछ कार्य करने और विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखने का मौका मिला। 1975 में जनवरी 31 को मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ। मैं गांव से पढ़ा हुआ, जिसका पालन पोषण गांव में हुआ है, ऐसा पहला विद्यार्थी था जो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट हुआ। जिस समय वहाँ 80% से भी ज़्यादा एंग्लिसाइज्ड बच्चे और बच्चियाँ थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स थे स्टूडेंट्स। उस माहौल में मैं स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया। अप्रैल में हम लोगों ने स्टूडेंट्स की तमाम मांगों के लिए स्ट्राइक की, जिसमें पहली बार ये हुआ कि यूनिवर्सिटी साइनेडाई बंद की गई और लाइब्रेरी और क्लासेस भी स्टूडेंट्स लेने लगे। प्रशासन ने कहा यूनिवर्सिटी बंद, हमने कहा यूनिवर्सिटी खुली हुई है। श्री त्रिपाठी ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। ये रास्ता उन्हें देश की सक्रिय राजनीति की तरफ ले जा रहा था, जिसके जरिए वो देश के लिए कुछ कर सकते थे। उसके बाद इमरजेंसी आती है। हम लोग उस इमरजेंसी के खिलाफ थे, खासतौर से जयप्रकाश जी के संपर्क में और तमाम लोगों के संपर्क में। मैं दिल्ली में होने के नाते उस दिशा में काफ़ी सक्रिय था सरकार के विरोध में। तो उन्होंने, जाहिर है कि इमरजेंसी आते ही मेरे खिलाफ वारंट हुआ और मैं भूमिगत हो गया। मेरे कई सहयोगी, जैसे अरुण जेटली उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट थे, इमरजेंसी घोषित होते ही पहले दिन वो गिरफ्तार हो गए। मैं चूँकि अंडरग्राउंड हो गया इसलिए मैं से बचा रहा। इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष हम लोग जेएनयू में करते रहे। इमरजेंसी का विरोध करने के कारण अन्य छात्रों के साथ श्री त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब वो जेल से वापस आए, उसके बाद उनकी विचारधारा में बड़ा परिवर्तन हुआ। तो एंटी इमरजेंसी हीरोज में यंगेस्ट लोगों में मेरी गिनती हुई। उसके बाद देश की राजनीति में मैं जाना जाने लगा तो और एक्टिव रहा। उसके बाद फिर मेरा ये सब ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप गया तो मार्क्सवाद से थोड़ा मोहभंग हुआ। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाने लगा। फिर मैंने वो रेडिकल पॉलिटिक्स छोड़ दी। श्री त्रिपाठी का ऐसा मानना है कि राजनीति में सक्रिय रहकर
और व्यवस्था के बीच रहकर ही व्यवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने राजनीति का रुख किया। उसके बाद राजीव गांधी से मेरा संपर्क हुआ, फिर उन्होंने कहा वो सब छोड़िए, मेरे साथ काम कीजिए। फिर उनके साथ मैं जैसा रहा वो पूरी मीडिया में हर जगह रिपोर्टेड है। एज पॉलिटिकल एनालिस्ट, स्ट्रेटजी प्लानर मैंने उनके साथ काम किया। 99 में जब ये पार्टी बनी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसके बाद से मैं लगातार अब 19 वर्ष हो गए एनसीपी में हूँ, उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुख्य प्रवक्ता हूँ। तो राज्यसभा में आना इतने दिनों के बाद मैंने तो कहा नहीं कभी शरद पवार को भी मुझे ले आइए। उन्होंने सोचा, ले आए और महाराष्ट्र से कैंडिडेट नंबर 1 बना के, उसमें हमारी 2 सीट थी, उसमें कैंडिडेट नंबर 1 मुझे बताया। राज्यसभा की सदस्यता श्री त्रिपाठी के विचारों को साकार करने और देश और समाज के लिए कार्य करने के उनके उद्देश्य को और मजबूत बनाता है। तो संसद राष्ट्रीय आम सहमति का, आलोचना का, विचार का, बहस का केंद्र है। साथ ही देश के लिए जो कानून बनते हैं वो कानून बनाने का काम संसद करती है। संसद में हम विभिन्न विषयों पर जब बात करते हैं, कठिन से कठिन विषय जब उठाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे विषयों का ध्यान रखना पड़ता है। चर्चा सिर्फ चर्चा के लिए नहीं होती, चर्चा उन आधारों पर होती है जिससे देश की समस्याओं का हल निकल सके। श्री त्रिपाठी का ये मानना है कि जो लोग जीवन में संघर्ष करते हैं वो देश के लिए और सार्थक काम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बातचीत होती है ऐसे लोगों से जो गरीबी और संघर्ष से जूझते हुए संसद में पहुंचे हैं। ऐसे लोग बहुत संख्या में हैं और विभिन्न पार्टियों में हैं। यही नहीं कि एक पार्टी में, तमाम पार्टियों में ऐसे लोग हैं और वो बड़ा गंभीर काम करते हैं जनता की समस्याएं उठाने में। चूँकि वो संघर्ष कर चुके हैं, संघर्ष से उपजे हैं, इसलिए जनता की विभिन्न समस्याओं को उठाने में उनका बहुत योगदान रहता है। और मैं देखता हूँ कि भारतीय संसद को, लोकसभा राज्यसभा दोनों को ऐसे संसद सदस्य बहुत समृद्ध करते हैं, इसको बहुत शक्ति देते हैं और एक तरह से संसद की लोकतांत्रिक पहचान को और पुख्ता करते हैं। श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी की जिंदगी मिसाल है उनके लिए जो समस्याओं और कमियों से हार मान जाते हैं और खुद पर विश्वास नहीं करते। श्री त्रिपाठी ने तमाम कमियों और परेशानियों के बावजूद अपने जज्बे को बनाए रखा। जीवन की विपरीत परिस्थितियों को हम अपनी योग्यता से किस तरह सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, ये श्री त्रिपाठी की जिंदगी हमें बताती है। खुद पर विश्वास रखने वाला इंसान न सिर्फ खुद सफल हो सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। जरूरत है तो बस इतनी कि हम कभी निराश न हों। कांटों पे अगर चलना ही पड़े, मायूस न हो जाना राही, कर फूल हो दिल के दामन में, फिर क्या है जो इंसान न कर सके।